सूरजपुर गांव में रतन और रीमा का एक छोटा सा परिवार रहता था। उन दोनों का एक 4 साल का बेटा भी था, जिसका नाम राजू था। रतन पेशे से बढ़ई था। वह गांव के चौराहे पर लकड़ी के सामान और खिलौने बनाकर बेचा करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम होती थी। किसी तरह कभी कभी जब कुछ सामान बिक जाता तो रतन घर के लिए खाने का सामान ले आता था। इसी तरह एक दिन रतन जब बाजार में लकड़ी के खिलौने बेच रहा था, तभी वहां एक छोटा लड़का लकड़ी का घोड़ा खरीदने आता है। अंकल, आपके पास जो लकड़ी का घोड़ा है वो कितने का है? बेटा, छोटा वाला 10 रुपए का है और बड़ा वाला 20 रुपए का। बताओ, तुम्हें कौन सा चाहिए? अंकल, मुझे तो बड़ा वाला चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 15 रुपए ही हैं। रतन दिल का बहुत अच्छा इंसान था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। बेटा, कोई बात नहीं, तुम ये बड़ा वाला घोड़ा ले जाओ। जब बाकी के पैसे हो जाएं, तब दे देना। सच्ची अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू बड़े उत्साह से घोड़ा लेकर चला गया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलक रही थी। इसी तरह देखते देखते कुछ समय बीत गया और धीरे धीरे ठंड का मौसम आ गया। ठंड का मौसम शुरू होते ही सुबह सुबह गांव कोहरे से ढक जाता। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें चमकतीं और ठंडी हवाएं हर किसी को कप कपा देती थीं। गांव में जिनके पास पक्के मकान थे, उन्हें तो इस ठंड के मौसम से कोई तकलीफ नहीं थी, पर जिनके घर कच्चे थे, उनके लिए ये सर्दी किसी सज्जा से कम नहीं थी। उन्हीं में से एक घर था रतन का। रतन के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें जगह जगह दरारें आ चुकी थीं, जिनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। दीवारों पर मिट्टी उखड़ चुकी थी, छप्पर से पानी टपकता था और दरवाजे के नीचे से सर्द हवा की सरसराहट पूरे कमरे में फैल जाती थी। रीमा हर रात राजू को फटे पुराने चद्दर में लपेटकर सुला देती, ताकि ठंड से उसका बदन न कांपे, जबकि रतन चुपचाप आग जलाने की कोशिश करता, ताकि घर में थोड़ी सी गर्मी रह सके। एक रात इसी तरह जब सब कुछ सन्नाटा था और बाहर ठंडी हवा जोरों से चल रही थी, रतन आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकड़ियां इतनी गीली थीं कि आग बार बार बुझ जा रही थी। रीमा ने कांपती आवाज में कहा, रतन, अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो राजू को बुखार हो जाएगा। चिंता मत करो रीमा, मैं कल सुबह ही जंगल जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ सूखी लकड़ियां ले आऊं, ताकि घर में आग जलाकर थोड़ा सुकून मिल सके। तभी बगल में बैठा राजू अपने पिता से कहता है, बाबा, क्या हम पक्का घर नहीं बना सकते? हमारी झोपड़ी में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं, जिनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती है। इसी वजह से मुझे बहुत ठंड लगती है। हमारे पास पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है और हमारा कंबल भी फट गया है। हाँ रतन, राजू सही कह रहा है। मैंने तो गांव वालों को कहते सुना है कि ठंड तो अभी और बढ़ने वाली है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि इस बार शायद बर्फ का तूफान आने वाला है। जाने हमारा क्या होगा। लगता है इस बार ठंड हमारी जान लेकर मानेगी। रीमा, तुम तो जानती हो कि पक्का घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं लकड़ी का सामान बनाकर गांव में बेचता हूं, लेकिन गांव वाले बहुत कम पैसे देते हैं। घर बनाना तो दूर, मैंने सोचा था इस बार ठंड में सबके लिए स्वेटर और नए कंबल खरीद कर लाऊं, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। बाबा, एक बात बोलूं? आप तो लकड़ी का ही काम करते हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लकड़ियों का घर बना लें? हाँ राजू बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम लकड़ियों का घर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लानी होंगी। रतन की बात सुनकर राजू की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साह से बोला, बाबा, मैं भी चलूंगा जंगल। मैं भी लकड़ियां उठाने में आपकी मदद करूंगा। हम जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लाएंगे, ताकि आप एक अच्छा सा और मजबूत घर बना सकें, जिसमें ठंडी हवा अंदर ना आ सके और हम सब आराम से रह सकें। फिर ना मुझे ठंड लगेगी, ना माँ को चिंता करनी पड़ेगी। रतन मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है मेरे शेर, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक होता है। वहां तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। इसीलिए कल मैं पहले अकेला जंगल जाऊंगा और देख कर आऊंगा। अगर मुझे जंगल सुरक्षित लगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रीमा वहां खड़ी होकर पिता पुत्र की बातें सुन रही थी। उसने मुस्कुराते हुए राजू की तरफ देखा और कहा, चलो राजू, अब सोने का समय हो गया है। बहुत देर हो चुकी है। जल्दी सो जाओ ताकि कल जल्दी उठ सको। माँ की बात सुनकर राजू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। रतन,
अगर तुम कल जंगल जाने वाले हो तो जंगल से कम इतनी लकड़ियां तो ले आना कि हमारे घर की दरारें बंद हो जाएं, ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। ठीक है रीमा, मैं कोशिश करूंगा कि कल जंगल से काफी लकड़ियां लेकर आ सकूं। हमारी झोपड़ी को इस सर्दी में सुरक्षित बनाने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। काफी मेहनत मशक्कत के बाद किसी तरह रतन ने आग जलाई, जिसकी गर्माहट में रतन और उसका पूरा परिवार आराम से सो गया। अगली सुबह रतन जंगल जाने तैयार था। उसने जाने से पहले रीमा से कहा, देखो रीमा, मैं जंगल लकड़ियां लाने जा रहा हूं, तो तुम अपना और राजू का ख्याल रखना। और ठंड ज्यादा है तो घर में आग जलाए रखना, ताकि घर का तापमान गर्म रहे। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आने की। रतन, परंतु अभी हमारे पास जलावन के लिए ज्यादा लकड़ियां नहीं है, तो तुम कोशिश करना जल्द से जल्द आने की। ठीक है रीमा, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा जलावन और घर की मरम्मत के लिए लकड़ियां ले आऊंगा। फिर क्या था, रतन अपना लकड़ी काटने का औजार उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए भी रतन अपने घर के परिस्थिति के बारे में ही सोचता रहता है। काश इस बार मुझे जंगल से अच्छी और सूखी लकड़ियां मिल जाएं, ताकि मैं घर की दरारें बंद कर सकूं और रीमा और राजू को ठंड से बचा सकूं। अब और नहीं देख सकता उन्हें इस हालत में कांपते हुए। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाता है, परंतु वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। जिस जंगल से वो लकड़ियां काटा करता था, वहां की सारी लकड़ियां काटी जा चुकी थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहां तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। जिस जंगल से मैं हर साल लकड़ियां लाता था, अब वो पूरा सुनसान हो गया है। अगर लकड़ियां ही नहीं होंगी तो मैं घर कैसे बनाऊंगा? रीमा और राजू ठंड में कैसे रहेंगे? अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? रतन यह सोचकर परेशान था, तभी उसे अपने घर की याद आई। मुझे यहां आए काफी देर हो चुकी है। अब तक तो घर की जलावन की लकड़ी भी खत्म हो गई होगी। अभी के लिए मैं जितनी नीचे गिरी हुई लकड़ियां मिलेंगी उतनी ही ले जाता हूं, ताकि घर वालों को कम से कम इस ठंड से बचा सकूं। इतना सोचकर रतन ने बिना समय गवाए नीचे पड़ी हुई लकड़ियां चुननी शुरू कर दीं। देखते देखते कुछ ही समय में उसने थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठा कर लीं। चलो, जलावन भर की लकड़ियां तो जमा हो गईं, लेकिन अगर मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है तो मुझे जंगल के और भीतर जाना होगा। पर अभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने और लौटने में बहुत समय लग जाएगा। पहले मैं ये लकड़ियां घर पहुंचा दूं, ताकि रीमा और राजू ठंड से बच सकें। फिर रीमा को बता दूंगा कि मुझे कल जंगल के अंदर तक जाना होगा, ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। रतन फटाफट अपनी जुटाई हुई लकड़ियां उठाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए मौसम धीरे धीरे और ठंडा होने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और आसमान में धुंध फैलने लगी, मानो सर्दी अपनी पूरी ताकत से लौट आई हो। किसी तरह ठंड को सहते सहते रतन अपने घर लौट आता है। जब रतन घर पहुंचा तो रीमा ने उसके लाए हुए लकड़ियों के गट्ठर को देखा और चिंतित होकर पूछा, रतन, तुमने तो काफी देर लगा दी आने में। सब ठीक तो है ना? जंगल में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और ये लकड़ियां भी बहुत कम लग रही हैं। क्या जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली? हाँ रीमा, जंगल पहुंचा तो देखा कि वहां की ज्यादातर लकड़ियां पहले ही काटी जा चुकी थीं। सूखी लकड़ी तो लगभग मिली ही नहीं। बहुत खोजने के बाद जो नीचे गिरी हुई लकड़ियां दिखीं, वहीं लेकर चला आया हूं। कल शायद मुझे जंगल के थोड़ा और भीतर जाना होगा, तब शायद वहां कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाएं, जिनसे हम घर की मरम्मत कर सकें। परंतु वहां तो जंगली जानवर होंगे, तुम उनका क्या करोगे? मेरे हिसाब से जंगल के इतना भीतर जाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रतन, आप ऐसा मत करो। जंगल के इतने भीतर जाना बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि आपको कुछ हो सकता है। क्यों ना आप सरपंच जी से मदद मांग लें? हमारे घर की मरम्मत के लिए जो लकड़ियां चाहिए वो आप उनसे ले सकते हैं। वैसे भी उनके पास पक्का मकान और बगीचा है। आप अपनी पूरी परेशानी उनसे बता दीजिए, शायद वे हमारी मदद कर दें। ठीक है रीमा, तुम सही कह रही हो। मैं सोच रहा था कि खुद ही जाकर लकड़ियां ले आऊं, लेकिन तुम्हारी चिंता सही है। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर अपनी परेशानी बताऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। इससे जंगल में जाने का खतरा भी नहीं रहेगा और घर की मरम्मत भी हो जाएगी। फिर क्या था, रतन तुरंत ही सरपंच के घर के लिए निकल पड़ता है।
कुछ देर चलते चलते रतन सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी उस समय अपने कमरे में चारपाई पर बैठकर गांव के जमींदार से बात कर रहे थे। रतन ने नम्रता से आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। राम राम सरपंच जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। सरपंच जी ने रतन की ओर देखा और अपनी बातचीत रोकते हुए कहा, अरे रतन, आओ बेटा, बैठो। बताओ क्या बात है? चेहरे से लग रहा है कि कुछ चिंता में हो। हाँ सरपंच जी, दरअसल हमारी झोपड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। छत और दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिनसे ठंडी हवा अंदर आ जाती है। मैंने जंगल से लकड़ियां लाने की कोशिश की, लेकिन अब वहां सूखी लकड़ियां बिल्कुल नहीं बचीं। मैं सोच रहा था कि आपसे कुछ लकड़ियों की मदद मिल जाए, ताकि मैं अपने घर की मरम्मत कर सकूं। अरे रतन, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास खुद भी लकड़ियों की कमी है। पिछले हफ्ते ठंड बढ़ने पर मैंने अपने घर की मरम्मत के लिए सारी लकड़ियां इस्तेमाल कर ली। ऊपर से जमींदार जी ने भी कहा है कि फिलहाल गांव के भंडार से कोई लकड़ी बाहर नहीं जाएगी। तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो, शायद अगले हफ्ते जंगल से लकड़ियों की नई खेप आ जाए। सरपंच जी, अगर लकड़ियां नहीं दे सकते तो कोई और मदद ही कर दीजिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। दीवारों में दरारें हैं, ठंडी हवा सीधी अंदर आ जाती है। रीमा और राजू ठंड से कांप रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत पुरानी लकड़ी या फूस भी दे दें तो मैं उसी से घर की दरारें बंद कर लूंगा। देखो रतन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, लेकिन मेरे पास भी अभी कुछ खास बचा नहीं है। गांव में अगले महीने पंचायत भवन की मरम्मत होनी है, तो सारी लकड़ियां वहीं के लिए रखवाई गई हैं। तुम चाहो तो जंगल से जाकर खुद ले आओ, लेकिन मेरी मानो तो ज्यादा भीतर मत जाना। वहां के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। सरपंच की बात सुनकर रतन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। ठीक है सरपंच जी, मैं समझ गया। इतना कहकर रतन ने सरपंच को नमस्कार किया और भारी कदमों से वहां से लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए भी उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब मैं क्या करूं? कैसे करूं अपने घर की मरम्मत? कुछ ही देर में रतन अपने घर पहुंच जाता है और रतन के पहुंचते ही रीमा के सवाल शुरू हो जाते हैं। रतन, आप आ गए? क्या सरपंच जी ने हमारी मदद करने के लिए कुछ कहा? उन्होंने लकड़ियां देने या कोई और उपाय बताया क्या? रीमा, सरपंच जी ने कहा कि उनके पास भी अभी लकड़ियां नहीं हैं। गांव की बाकी लकड़ियां भी अगले महीने तक किसी और काम के लिए रखी गई हैं। वो अभी हमारी मदद नहीं कर सकते। रतन, तो अब हमारी कोई मदद नहीं हो सकती, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। आप चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह अपने घर को इस ठंड से बचा ही लेंगे। दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गांव वालों का शोर सुनाई देता है। भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। भागो भागो, अगर जान बचानी है तो यहां से भागो। ये कैसा शोर है? लगता है गांव में कोई जानवर आ गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूं। रतन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि सारे गांव वाले भाग रहे हैं। क्या बात है बिरजू? सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? गांव में कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? जंगली जानवर से भी खतरनाक चीज है। जान बचानी है तो भागो, नहीं तो बर्फ के तूफान में हम सब मारे जाएंगे। रतन देखता है कि गांव में बर्फ का तूफान आ रहा था। बर्फ के बड़े बड़े गोले गांव की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। रीमा, राजू को लेकर जल्दी यहां से चलो। गांव में बर्फ का तूफान आ गया है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। रीमा जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान गठरी में बांधने लगती है। अपनी माँ को इतना परेशान देख राजू रतन से पूछता है, बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है बेटा। जान बचानी है तो हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बाबा, हम जाएंगे कहाँ? बेटा, अभी के लिए जंगल जाने के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे तीनों जंगल की ओर चले जाते हैं। चलते चलते वे जंगल पहुंचते हैं। जंगल में मौसम गांव से अच्छा था। यहाँ तो बर्फ के तूफान का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, यहाँ कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ रीमा, जब तक गांव में बर्फ का तूफान नहीं थम जाता, हमें यहीं रहना होगा। वो तीनों एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। शाम होते होते ठंड बढ़ जाती है और धीरे धीरे जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह उनके दिलों में खौफ पैदा करने लगती हैं। बाबा, ये तो शेर की आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर शेर यहाँ आ गया तो हम सबको खा जाएगा। हाँ रतन, अगर हम ठंड से बच गए तो जंगली जानवर हमें जरूर मार डालेंगे। घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना होगा।
जंगली जानवरों के डर से वे तीनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारी रात वे तीनों पेड़ पर बैठकर गुजार देते हैं। रात भर पेड़ पर बैठने के कारण उन्हें बहुत ठंड लगती है। जब सुबह होती है तो वे नीचे आते हैं। रात भर जागने के कारण वो बहुत थके हुए थे। ठंड की वजह से राजू की तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चा सारी रात सो नहीं पाया, इसे ठंड भी लग गई है। हम इस तरह से कब तक यहाँ रहेंगे पेड़ के नीचे चादर बिछाकर? रीमा, तुम राजू को लेकर आराम करो, मैं गांव जाकर देखता हूं। तूफान थम गया होगा तो हम गांव वापस चलेंगे, ठीक है ना रीमा? किसी तरह रीमा पेड़ के नीचे कुछ खाने को बनाती है। फिर वो तीनों खाना खाते हैं, जिसके बाद रतन गांव चला जाता है। रीमा राजू को काढ़ा बनाकर पिलाती है ताकि उसको थोड़ी गर्मी लग सके। राजू, ये लो काढ़ा पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम गांव वापस चलेंगे, ठीक है? राजू काढ़ा पीकर पेड़ के नीचे सो जाता है। रीमा भी पेड़ के नीचे आराम करने लगती है और वहां रतन गांव जाकर देखता है कि वहां बर्फ की बारिश हो रही थी। गांव में कोई नहीं था। सारे गांव वाले गांव छोड़कर जा चुके थे। गांव की ऐसी हालत देख रतन जंगल वापस आ जाता है। क्या हुआ रतन, क्या हम गांव वापस जा सकते हैं? नहीं रीमा, गांव में बर्फ की बारिश हो रही है, वहां कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे बाबा? हम कहाँ रहेंगे? हम दिन को तो किसी तरह से गुजार लेंगे, लेकिन रात होते ही जंगली जानवरों का डर सताता रहेगा। अगर हम गांव में सुरक्षित नहीं हैं तो यहाँ भी हमारी जान को खतरा है। बाबा, एक बात कहूँ, क्या हम पेड़ पर घर बना सकते हैं? राजू एक विशाल पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है। वह देखिए बाबा, वह पेड़ कितना बड़ा है, उसकी डालियां कितनी मजबूत है। हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो, हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। रतन उसी समय लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। रीमा और राजू भी उसकी मदद करते हैं लकड़ियां इकट्ठा करने में। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद रतन पेड़ पर लकड़ी का घर बनाने लगता है। देखते देखते कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद रतन पेड़ पर घर बना लेता है। अरे वाह बाबा, पेड़ पर हमारा घर बन गया है। अब हमें जंगली जानवरों का कोई डर नहीं है। वे तीनों पेड़ पर बने घर में रात बिताते हैं और दूसरे दिन सुबह जब वो तीनों जागते हैं, सब बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि पेड़ के घर में ना तो उन्हें ठंड से कोई परेशानी हुई और ना तो जंगली जानवरों से डर लगा। बाबा, पेड़ का घर अंदर से बहुत गर्म है, मुझे रात में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई और हमें आशियाना भी मिल गया। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रतन देखता है, नीचे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये तो हमारे गांव के लोग हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? रतन ने उन लोगों को आवाज लगाई। अरे भोला चाचा और रामू, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रतन, ये तेरा घर है क्या? हाँ चाचा, ये मेरा घर है। गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग जंगल आ गए और पेड़ पर घर बना लिया। लेकिन आप लोग इतने दिन कहाँ थे? सारी बातें यहीं कर लेगा, हमें अपने घर नहीं बुलाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो चाचा? ऊपर आ जाओ सीढ़ी पर चढ़कर। भोला और रामू दोनों रतन के घर में आ जाते हैं। अब बताओ चाचा, आप सब इतने दिन कहाँ थे? गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग पड़ोस के गांव में चले गए। हम तंबू लगाकर वहां रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद बर्फ का तूफान वहां भी आ गया। पड़ोस का गांव भी बर्फ से ढक गया। तूफान के कारण हमारे तंबू उखड़ गए, जिसके बाद हम वहां से जान बचाकर भागे। हमारे पास जंगल आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाकी के गांव वाले भी आते ही होंगे, पर रतन, तूने तो पेड़ पर घर बनाकर अपना और अपने परिवार की जान बचा ली, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारा तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। ठंड के मौसम में हम कहीं खुली जगह पर भी नहीं रह सकते। हम सब ठंड से मारे जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो भोला चाचा? मेरे होते हुए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बनाऊंगा। तुम सच कह रहे हो रतन बेटा? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। रतन उनके लिए भी पेड़ पर घर बनाने का काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर में सारे गांव वाले भी जंगल में आ जाते हैं। वे सभी रतन से कहते हैं कि हमारे लिए भी पेड़ पर घर बना दो। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बना दूंगा, लेकिन आप सबको मेरी मदद करनी होगी। तुम चिंता मत करो रतन भैया, हम सब आपके काम के लिए आपको पैसे भी देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। पेड़ पर घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होगी। अगर आप लोग जंगल से लकड़ियां ले आएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। रतन भैया, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। हम अभी लकड़ियां लेकर आते हैं।
सारे गांव वाले जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं, जिसके बाद रतन सबके लिए पेड़ पर घर बनाता है। देखते देखते कुछ ही दिनों में पूरा सूरजपुर गांव पेड़ पर बस जाता है। वाह रतन बेटा, पेड़ के इस घर में ना तो ठंड लगती है, ना ही यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। हमारा तो गांव वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पेड़ पर रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा गांव पूरी दुनिया में नहीं होगा जहां के सारे निवासी पेड़ पर रहते हों। भरतपुर नामक राज्य में एक छोटा सा गांव है, उत्तर काशी। उस गांव में एक बहुत पुरानी हवेली है जो गांव के राजा मानसिंह की थी, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली भी कहते हैं। वहां के लोग उस भूतिया हवेली की तरफ जाने से भी कतराते थे। कहते हैं कि कई साल पहले एक गरीब किसान की बेटी को मारकर उसी हवेली में दफना दिया गया था। तब से वह हवेली भूतिया और खूनी हवेली के नाम से जानी जाने लगी। आज तक जो लोग उस हवेली में गए वे कभी वापस नहीं आए। कई लोगों को मानना था कि राजा मानसिंह की हवेली में जो भी जाता था, राजा मानसिंह उनको मार दिया करता था। कई वर्ष पहले राजा मानसिंह के छोटे पुत्र को उसी गांव की गरीब कुम्हार की बेटी से प्रेम हो गया। यह बात राजा मानसिंह को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह लड़की तुमसे प्रेम नहीं करती। हमारी इज्जत के बारे में तो सोचो। आसपास के राजा हमारे बारे में क्या कहेंगे? पिताजी, हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ मीना से ही विवाह करेंगे। हम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वह भी हमसे करती है। बेटा, तुम इस राज्य के राजकुमार हो। तुम्हें इससे भी अच्छी और सुंदर लड़की मिल जाएगी। तुम इसे छोड़ दो। पिताजी, मुझे कोई और नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मीना को ही चाहता हूं। और किसी और से जबरदस्ती कराने की कोशिश की तो हम खुद कर लेंगे शादी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना होगा। यह तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। राजा और राजकुमार में बहस तेज हो गई। राजकुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। राजा की बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद राजा ने राजकुमार को राज्य से बाहर भेज दिया, मंत्री के साथ में। इसके कुछ समय बाद कुम्हार की बेटी मीना राजा से मिलने आई। आओ मीना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपने हमें क्यों बुलाया है, वह भी अकेले में? तुम परेशान मत हो। आज मैं तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगा जहां मैंने अपने बेटे राजकुमार को भेजा है। तुम भी वहीं जाओगी। आप सही कह रहे हैं राजा साहब। आपने हमारे प्रेम को समझ लिया। हाँ, मैंने तुम्हारे और राजकुमार के प्रेम को समझ लिया हो कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो। हमें मालूम था कि एक दिन आप हमारे प्रेम को स्वीकार करेंगे। तभी राजा ने मीना को अपने पास बुलाया। आओ मीना बेटी, हमारे पास। तुम्हें आशीर्वाद तो दे दूं, तुम इस राज्य की रानी बनने वाली हो। मीना बिना किसी संकोच के राजा की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, राजा ने अचानक उसके पेट में खंजर घोंप दिया। तेरी इतनी हिम्मत, इस हवेली की महारानी बनेगी? जा अपने राजकुमार के पास। राजा, आपने हमारे साथ धोखा किया। मैं आप पर विश्वास करके यहाँ आई थी। आपने धोखे से हमें मार दिया। मैं आज से इस हवेली और आपको श्राप देती हूँ, इस हवेली में कभी एक भी दिया नहीं जलेगा और यह हवेली हमेशा भूतिया कहलाएगी। इतना कहकर मीना ने वहीं दम तोड़ दिया। राजा को अपनी गलती पर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उधर मंत्री ने राजकुमार को भी मार डाला और उसकी लाश जंगल में फेंक दी। राजकुमार आपको जंगली जानवर खा जाएंगे। सबको लगेगा कि आपको उन्होंने ही मार डाला। किसी को कभी शक नहीं होगा। यही है उस उत्तर काशी हवेली की कहानी, जहां से आज तक कोई लौटकर नहीं आया। उसी गांव में एक गरीब किसान मनोहर रहता है। वह अपने परिवार के लिए जान की बाजी लगाने को हमेशा तैयार रहता। कभी सेठ के यहाँ मजदूरी करता, कभी खेत कोड़ता, तो कभी मिट्टी के बर्तन बेचता। यही उसकी छोटी सी जिंदगी थी।
एक दिन मनोहर गांव के बाजार में सब्जी बेचने गया। उसके पास ढेर सारी सब्जियां थीं और वह जोर जोर से आवाज लगा रहा था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। आओ भाभी, देखो कितनी अच्छी सब्जी है। चाची, आप भी आइए, देख लीजिए एक बार। लेकिन कोई भी उसके ठेले के पास नहीं आ रहा था। सब लोग उसके पास से गुजर जाते। यह देखकर मनोहर को बहुत बुरा लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सब्जी लेने आया। कैसे दिए बेटा सब्जी? चाचा जी, ये 50 रुपए किलो है और ये 30 रुपए किलो। बताइए, आपको कौन सी दूं? बेटा, तुम तो बहुत महंगा दे रहे हो। पास में तो 30 और 40 रुपए किलो दे रहे हैं। आप रख लो अपनी सब्जी, हमें नहीं चाहिए। चाचा जी, पहले आप इन सब्जियों को तो देखो, कितनी ताजी और अच्छी दिख रही है, तभी हम इसके इतना मांग रहे हैं आपसे। बूढ़ा आदमी मनोहर की एक भी बात नहीं माना चला गया। मनोहर फिर से आवाज लगाने लगा, पर कोई नहीं रुका। शाम होते होते एक भी सब्जी नहीं बिकी। मनोहर उदास होकर एक जगह खड़ा रह गया। शाम होते ही बाजार में एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि रास्ते में वही भूतिया हवेली आती थी। लेकिन मनोहर सब्जी न बिकने की वजह से वो भूल गया था। भूतिया हवेली उसके रास्ते में पड़ता है। तभी अचानक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, तूफान उठने लगा। तभी बारिश भी शुरू हो गई। आसमान का रंग कुछ अजीब था। ये बारिश अचानक से कैसे हो गई? आज का मौसम तो ठीक ठाक ही था। मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा तो मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। मनोहर भीगते हुए घर की ओर चल पड़ा। रात का कोहरा, अंधेरा और धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। चलते चलते अंधेरे और कोहरे की वजह से रास्ता भटक कर मनोहर खेत की तरफ निकल पड़ा। लोमड़ी और कुत्तों की आवाजें आ रही थीं। डर और भय के साथ मनोहर धीरे धीरे ठेला आगे बढ़ता रहा। बारिश की वजह से रास्ता भी कीचड़ में सना हुआ था। मनोहर भी पैर आराम से रख रहा था, कहीं वो फिसल के गिर न जाए। तभी उसे एक अजीब सी लड़की की आवाज सुनाई दी। मनोहर ने उस आवाज की तरफ कान लगाए। बारिश की बूंदों और ठंडे हवा के बीच वह आवाज धीमे धीमे साफ होने लगी। रुक जा, नहीं तो वो तुम्हें देख लेगा और फिर सब खत्म। मनोहर के हाथ ठेले के हत्थे से ढीले पड़ गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन धुंध और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सिसकियां और दूर से आती लोमड़ी की चीख। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक सामने से एक परछाई निकली। सफेद साड़ी और खून से साना हुआ था वो पूरी तरह, भीगी हुई एक लड़की, आंखें लाल और सूनी। यहां से लौट जा, वरना तेरी भी वही हालत होगी जो उनकी हुई थी। किसकी हालत? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों से मनोहर के हाथ को छुआ और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले ही पल वह लड़की धुंध में गायब हो गई। वो कौन और कहां चली गई? कौन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा? मैं तो भूतिया हवेली के पास खड़ा हूं, जिसके बारे में हमने बुजुर्गों से सुना था। भूतिया हवेली, मुझे जल्दी से भगाना होगा। मनोहर का गला सूख गया। वह ठेला छोड़कर तेजी से चलने लगा। लेकिन अजीब बात, हवेली का गेट अपने आप खुला हुआ था और अंदर से हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और आकाश में बिजली की कौंध हवेली की टूटी फूटी दीवारों और जंग लगे गेट को और डरावना बना रही थी। मनोहर को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, जमीन पर पानी नहीं बल्कि हल्का सा लाल तरल बह रहा था, जिसकी गंध अजीब सी थी। मुझे कौन अंदर की ओर खींचा? ये कैसा बदबू आ रही है? इस जमीन पर लाल खून क्यों बह रहा है? तभी मनोहर ने ऊपर की ओर देखा तो एक पुराने झूमर से बुझी हुई मोमबत्तियों की जगह खोपड़ियों में जलती हुई बत्तियां टंगी थीं।
अचानक हवेली के बीचों बीच एक छाया हिली, लंबा कद, सिर पर ताज और हाथ में वही पुराना खंजर। तू भी आया है मौत की दावत में? मनोहर का दिल मानो रुक गया। वह शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आंखें उसी राजा मानसिंह जैसी थीं जिसके बारे में गांव में किस्से सुनाए जाते थे। तुम कौन हो हाथ में खंजर लिए? मैं राजा मानसिंह हूँ। मनोहर ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। भीतर चारों तरफ सन्नाटा था, पर हर कोने से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ उसके कानों में कुछ कह रहे हों। भाग जा, यहां मौत सो रही है। लेकिन एक दूसरी भारी और खतरनाक आवाज उन फुसफुसाहटों को काटते हुए आई। कोई भी इस दहलीज को पार करके जिंदा नहीं लौटा, तू भी नहीं लौटेगा। मनोहर ने देखा, सामने राजा मानसिंह का भूत खड़ा था, हाथ में वही खून से सना खंजर। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तू मेरे महल में घुस आया, अब यहां से तेरी रूह भी नहीं निकलेगी। मनोहर के पैर कांपने लगे। तभी ऊपर की टूटी बालकनी से एक भीगी हुई, खून से सनी सफेद साड़ी खून से सना हुआ मीना की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में दर्द था। मत छूना इसे, ये निर्दोष है। चुप, तेरी मौत के बाद भी तेरी जुबान नहीं थमी। राजा का भूत मनोहर की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक हवेली में तेज हवा का झोंका चला और दीवारों पर पुराने चित्र खुद ब खुद हिलने लगे। एक चित्र गिरा और पीछे एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। मीना की आत्मा ने मनोहर की ओर इशारा किया। इस दरवाजे को खोल, तभी तेरा बचना होगा। उस संदूक में एक ताबीज है, उसे लेकर भाग जा। पीपल के पेड़ के पास हवेली के पीछे है। मनोहर ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था, जिस पर खून के धब्बे थे और चारों ओर लाल धागे बंधे थे। जैसे ही मनोहर ने ढक्कन उठाया, अंदर से ठंडी धुंध निकली और कमरे में एक चीख गूंज उठी। श्राप को मत तोड़, तू पछताएगा। संदूक के भीतर राजा मानसिंह की और मीना की जली हुई हड्डियां एक साथ पड़ी थीं और उनके ऊपर एक काला ताबीज रखा था। मीना की आत्मा ने कहा, इस ताबीज को हवेली के बाहर पुराने पीपल पर लटका दे, तभी हम सबको मुक्ति मिलेगी। लेकिन राजा का भूत अब और डरावना हो चुका था। उसका शरीर जलते कोयले की तरह तप रहा था और उसकी परछाई दीवारों पर फैलकर पूरी हवेली को ढक रही थी। अगर ताबीज हटाया तो पूरा गांव जलाकर राख कर दूंगा। मनोहर के सामने अब दो रास्ते थे, या तो डरकर भाग जाए और हमेशा हवेली के श्राप को जीवित रहने दे, या अपनी जान जोखिम में डालकर ताबीज को पीपल पर लटका दे और मीना समेत सभी आत्माओं को मुक्त कर दे। मनोहर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ताबीज को उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में किसी के रोने, चीखने और कराहने की आवाजें भर गईं, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ उससे मदद मांग रही हों। राजा का भूत गुर्राया और हवेली की दीवारों पर खून की धारें बहने लगीं। झूमर अपने आप हिलने लगे, खोपड़ियों में जल रही बत्तियां बुझ गईं और पूरा हॉल घुप अंधेरे में डूब गया। मूर्ख, एक कदम भी बाहर रखा तो तेरी लाश भी यहीं सड़ जाएगी। मनोहर ने डर को निगलते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। उसके पीछे राजा का भूत बिजली की तरह लपका। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उसकी सांसें बर्फ में बदल रही थीं। जैसे ही वह हवेली के गेट तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीना की आत्मा अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। भागो मत, मेरे पीछे आओ। वह उसे हवेली की पिछली दीवार की तरफ ले गई, जहां टूटी फूटी सीढ़ियों से होते हुए बाहर पहुंचे। बाहर का पीपल का पेड़ बिजली की चमक में और भी डरावना लग रहा था। उसकी जड़ों के पास अजीब सी छायाएं हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य ताकत भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। मनोहर ने ताबीज पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटकाने के लिए चढ़ाई शुरू की। राजा का भूत दीवार तोड़कर बाहर आ चुका था।
उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और वह भयानक चीख रहा था। ताबीज वहीं रख दे, वरना तेरे परिवार को जिंदा निगल जाऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा राजा साहब। अब तुम किसी निर्दोष को नहीं मार पाओगे। अब तुम्हारा आतंक खत्म आज से। मनोहर का पैर फिसला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बिजली की तेज चमक ने उसके ताबीज को डाल पर लटका दिया। राजा साहब, आज से आप किसी निर्दोष को नहीं मार सकते। जैसे ही ताबीज लटका, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की जड़ों से नीली रोशनी फूटने लगी और मीना समेत हवेली में फंसी सारी आत्माएं उस रोशनी में समाने लगीं। उनकी चीखें धीरे धीरे शांत होती चली गईं। राजा का भूत भी उस रोशनी में खींचने लगा। उसने आखिरी बार मनोहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि हार और पछतावा था। फिर वह रोशनी में समा गया और सब शांत हो गया। राजा की गूंजती आवाज, मैं फिर आऊंगा लौट के, तू देख लेना एक दिन मौत का सिलसिला चालू होगा। बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था। हवेली अब वैसी नहीं रही। टूटी फूटी दीवारें भी मानो पुराने खंडहर की तरह शांत खड़ी थीं। मनोहर नीचे उतरा। मीना की आत्मा उसके सामने आई, मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, तूने हमें आजाद कर दिया। अब यह हवेली कभी किसी को नहीं निगलेगी। कहीं राजा वापस आ गया तो फिर क्या होगा इस गांव का? तुम भविष्य की चिंता मत करो, अभी ऐसी कोई गलती ना हो बस। फिर वह धुंध में गायब हो गई। मनोहर गांव लौटा, लेकिन उसके बाद से उसने कभी उस हवेली की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। अगली सुबह होते ही गांव के बुजुर्ग ने कहा, सुना है कल रात को मनोहर उस हवेली में से जिंदा बाहर निकल आया है। हाँ चाचा जी, हमने भी सुना है। उस भूतिया हवेली को मुक्त कर दिया है। अब कोई भी वहां जा सकता है। कुछ गांव वालों ने सुना है कि अब वहां से चीखें नहीं आती, लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी कहते हैं, श्राप टूट चुका है, पर हवेली अब भी देखती है और इंतजार करती है। फिर से लौटती रात। मनोहर अब अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। अब वो उस रात की यादों को भूल सा गया हुआ था। क्या हुआ था उसके साथ में उस भयानक काली रात को? ताबीज पीपल पर लटकाए कई साल बीत चुके थे। हवेली खामोश थी और गांव वालों ने धीरे धीरे वहां जाना शुरू कर दिया था। बच्चे दिन में खेलते और कुछ जिज्ञासु लोग उसकी टूटी फूटी दीवारों के भीतर तस्वीरें खींचते। लेकिन श्राप वाली चीजें सिर्फ कहानियों में ही नहीं, असल में भी लौट आती हैं।